पीएम केयर्स फंड 13,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा सवाल 2027 मार्च 2020। एक ऐसी पैंडेमिक आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इंडिया में लॉकडाउन लग गया, रोड्स खाली हो गई, बिजनेसेस बैंड हो गए और गवर्नमेंट की टैक्स इनकम भी बहुत कम हो गई। इसी इमरजेंसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर ने देश के लोगों से अपील की कि वो एक नए फंड पीएम केयर्स फंड में डोनेशन करें ताकि पैंडेमिक से लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके। क्रोरेस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स और बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने बिना सोचे समझे डोनेशन दिया। सबको लगा कि ये पैसा देश के इमरजेंसी रिस्पॉन्स और पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होगा। पीएम केयर्स फंड का स्ट्रक्चर भी काफी ऑफिशियल दिखता था। इसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके ट्रस्टीज थे। फंड की वेबसाइट .gov.in डोमेन पर चल रही थी, जो नॉर्मली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज होता है। इसके प्रमोशनल मटेरियल में अशोका लायन कैपिटल का भी इस्तेमाल हुआ, जो इंडिया का ऑफिशियल नेशनल एम्बलम है। इन सब चीजों को देखकर आम आदमी के लिए यह मानना बिल्कुल नेचुरल था कि पीएम केयर्स एक गवर्नमेंट फंड है। शुरू के सिर्फ 4 दिनों में ही फंड ने 105 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्ट कर लिए। कुछ ही समय में ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते लगभग 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जब कुछ सिटीजन्स ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू सिर्फ इतना पूछा कि इतना पैसा एग्जैक्टली कहाँ और कैसे खर्च हुआ, तब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने जवाब देने से मना कर दिया। रीजन दिया गया कि पीएम केयर्स एक प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसलिए आरटीआई एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होता। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। एक तरफ फंड प्राइम मिनिस्टर के नाम, गवर्नमेंट वेबसाइट और नेशनल सिंबल्स का यूज कर रहा था। दूसरी तरफ जब ट्रांसपेरेंसी की बात आई तो उसे प्राइवेट ट्रस्ट बताया गया। इस वजह से इस फंड को कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG के रेगुलर गवर्नमेंट ऑडिट के अंडर भी नहीं रखा गया। इसकी ऑडिटिंग एक प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने की। अपोजिशन MPs ने पार्लियामेंट में भी पीएम केयर्स के फंड्स के बारे में सवाल उठाना चाहा, लेकिन कई क्वेश्चंस को रूल 41 का हवाला देकर रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंड था कि पीएम केयर्स एक प्राइवेट ट्रस्ट है और पार्लियामेंट प्राइवेट एंटिटीज के बारे में क्वेश्चंस अलाउ नहीं करती। क्रिटिक्स का कहना था कि जब पैसा कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी और इमेज का यूज हुआ तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी पब्लिक होनी चाहिए। बाद में फंड के एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा पब्लिक डोमेन में आया। उसके अकॉर्डिंग 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए एलोकेट किए गए, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ने रिपोर्ट किया कि जो वेंटिलेटर्स सप्लाई हुए उनमें से कई प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज में पहले बैच के 150 वेंटिलेटर्स में से लगभग 100 रिपोर्टेडली नॉन फंक्शनल निकले। नोएडा के एक हॉस्पिटल में भेजे गए 80 वेंटिलेटर्स में से 71 मशीन्स में सीरियस डिफेक्ट्स बताए गए। कुछ मशीन्स कुछ ही घंटों में बंद हो गई और कुछ ऑक्सीजन रीडिंग्स गलत दिखा रही थीं। इन कंप्लेंट्स के बाद इशू बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि डिफेक्टिव मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सपोर्टर्स का कहना है कि पैंडेमिक एक अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी थी और पीएम केयर्स ने बहुत तेजी से फंड्स कलेक्ट करके ऑक्सीजन प्लांट्स, वैक्सीन्स, वेंटिलेटर और रिलीफ वर्क में कंट्रीब्यूशन दिया। वहीं क्रिटिक्स का मानना है कि चाहे लीगल स्ट्रक्चर प्राइवेट ट्रस्ट का हो, लेकिन जब पब्लिक ट्रस्ट और गवर्नमेंट अथॉरिटी का यूज करके हजारों करोड़ कलेक्ट किए गए, तब ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होनी चाहिए। आज भी पीएम केयर्स फंड को लेकर सबसे बड़ा डिबेट सिर्फ एक सवाल पर टिका हुआ है। क्या पब्लिक डोनेशन से बना फंड जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी और इमेज का यूज करता है, उसे पब्लिक के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए? सवाल का जवाब सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट से नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट से भी जुड़ी हुआ है।